हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का सीरीज पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक आज जरूरी सूचना है, क्योंकि कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है। इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से कल हमारी क्लासेस भी नहीं हो पाई थी, बीच में ही इंटरप्ट हो गया था। और आज भी अभी भी वो जो इंटरनेट प्रॉब्लम है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो इस वजह से ये जो लेक्चर है, क्योंकि निरंतरता बनाए रखना जरूरी है पढ़ाई में, क्लास में भी। तो उस निरंतरता को बनाए रखने के लिए मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और प्रीमियर होगा ये लेक्चर। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि उस क्लास के दौरान भले ही मेरी क्लासेस चल रही होंगी, लेकिन मैं चार्ट के जरिए, जहां आप लोग डिस्कस करते हो, क्वेश्चन पूछते हो, वहां पे क्वेश्चन पूछते रहना। और मैं इन तमाम कोई प्रश्नों का जवाब मैं रिप्लाई करूंगा टाइप करके मैसेजिंग के जरिए। ओके, तो आज एक नया नया एक्सपीरियंस आप लोग लीजिए। मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ चर्चा करके और मैं मैसेज के जरिए आप लोगों को रिप्लाई भी करूंगा। ओके, तो दोस्तों आज शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास को। और सबसे पहले मैं आप सभी को अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है और मैं अभी एकेडमिक काउंसलर हूं हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए इग्नू में, राइट। मैं नेट भी क्वालिफाई हूं और पिछले 5 वर्षों से हिस्ट्री और कंटेम्प्रेरी इश्यूज में सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर मैं इस लेक्चर्स का या तमाम लेक्चर्स का मैंने पीडीएफ यहीं पर प्रोवाइड कर दिया हुआ है, राइट। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अन अकेडमी आज इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप या इस प्लेटफॉर्म से फायदा उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग को ये काम करना होगा कि ये जो लर्निंग ऐप है अन अकेडमी का, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक बार अगर आप इसको इंस्टॉल करते हो तो आप लोग क्या क्या हासिल कर सकते हो, ये मैं बता देता हूं। आप लोग को यहाँ पर मिलता है डेली लाइव क्लासेस, क्लासरूम एक्सपीरियंस गेन करोगे, एक नया अनुभव यहाँ पर आपको मिलेगा। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी तैयारी का हिस्सा है, और वह है टेस्ट। क्योंकि इस टेस्ट के माध्यम से ही आप अपने आप का इवेल्युएशन करते हैं, सेल्फ इवेल्युएशन करते हो, राइट। तो वो एक इवेल्युएशन करने का भी माध्यम ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ हम जो भी कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होता है, वैज्ञानिक तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है। और वैज्ञानिक तरीके से मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये दो मानकों को पूरा करता है। एक जो सिलेबस है हमारे सिविल सेवा के, राइट। और दूसरा जो कुछ पिछले कुछ वर्षों में जो नया ट्रेंड्स देखने को मिलता है, तो उन ट्रेंड्स को, तो इन दोनों मानकों को हमारी जो कोर्सेज हैं वो पूरा करती हैं। इस वजह से मैं इसको कहता हूं वैज्ञानिक तरीके से ये स्ट्रक्चर्ड है, राइट। तो आप इस पर विश्वास कर सकते हो। ये करेंट की जो वर्तमान की सिविल सेवा की आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं के हमारे सभी कोर्सेज पूरा करती हैं, राइट। और एक बात और कि अगर आप किसी भी एक कोर्स को सब्सक्राइब करते हो, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी कोर्सेज तक आपकी डायरेक्ट और अनलिमिटेड एक्सेस ग्रांट हो जाती है, राइट। तो दोस्तों, अगर आप इन तमाम सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हो, तो इसका एक ही माध्यम है, और वह माध्यम यह है कि आप लोगों को हमारा जो सब्सक्रिप्शन है उसका एक्टिवेट करनी होगी। हम इसके लिए मिनिमम चार्ज लेते हैं, मिनिमम, राइट। और अगर आप यूपीएससी की सिविल सेवा का प्रोग्राम देखो, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो ये ही हो जाता है लगभग 1 साल का, राइट। तो आप लोगों को मिनिमम 12 मंथ्स का तो सब्सक्रिप्शन लेना ही लेना चाहिए। लेकिन और अगर आप 12 मंथ्स का लेते हो तो 44,000 रुपीज इसके चार्ज हैं। लेकिन अगर आप लोग मेरा संदीप वाईटी रेफरल कोड यूज करोगे, तो आप लोग को हासिल होता है 10% का एडिशनल डिस्काउंट, राइट। तो दोस्तों, आप इसको सब्सक्राइब करो। सब्सक्रिप्शन के दौरान किसी भी तरह की इश्यूज क्रिएट होती है तो आप इस नंबर पे बेधड़क, बेझिझक मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, राइट। लेकिन ये तो 12 मंथ्स का हो गया। लेकिन आपको पता है, एक नया एलिमेंट भी यूपीएससी की एग्जामिनेशन से जुड़ जाती है, और वह हो जाती है इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, राइट। इस वजह से मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग की तैयारी में एक निरंतरता बनी रहे।
जैसे मेरी क्लास के दौरान मैं निरंतरता बनाए रखने के लिए आज मैं इस लेक्चर को प्रीमियर कर रहा हूँ, तो इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए आप लोग 24 मंथ्स का लीजिए, इसका चार्ज 64,000 है। अगेन यहाँ भी अगर आप लोग संदीप वाईटी रेफरल कोड यूज करोगे तो आप लोग को हासिल होगा इसमें भी 10% का एडिशनल डिस्काउंट, और ये हो जाएगा 57,600 रुपीज ओनली, राइट। तो दोस्तों ये तमाम सुविधाएं आप लोगों के लिए है, आप इससे जुड़िए और हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उस कोर्सेज तक आप अपनी एक्सेस को इस्टेब्लिश करके आप अपनी तैयारी को एक नया दिशा दीजिए और अपनी सफलता सुनिश्चित कराइए, राइट। ये हमारी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन होगी, हमारी मेहनत, हमारी जो हम लगन है, हम लोग जितनी लगन से जितनी सोच से अपनी तैयारी करते हैं हम लोग आपको पढ़ाने के लिए, उसकी भी सफलता आप लोग की सफलता से ही बंधी हुई है, राइट। तो आप लोग इससे जुड़िए, अपनी सफलता सुनिश्चित कराइए और साथ ही साथ हम लोगों की, राइट। दोस्तों एक सूचना और भी देनी है आप लोगों को, और वो सूचना क्या है कि कल 10 बजे से, कल 10 बजे सुबह से एक मैं नया बैच शुरू कर रहा हूं, एक नई क्लास होगी, और इस नई क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। आपको पता है कि ये जो 6 बजे से हमारी क्लास होती है उसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और इसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन जो 10 बजे सुबह से क्वेश्चन जो हमारा क्लास होगी उसका ऑब्जेक्टिव, उसका जो उद्देश्य एक ही होगा कि जितने भी समसामयिक मुद्दे हैं उन मुद्दों को समझना, कुछ ऐसे मुद्दों को समझना जो हमारी संकल्पना के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए काफी बेहतर है। और इसी संदर्भ में जो मैं पहला सीरीज लेकर चल रहा हूं वो पहला सीरीज होगा कि दक्षिण भारत। देखो आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, खास करके जो हमारी भारत की विविधता है उस विविधता में एकता स्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये आवश्यकता भी है, और इसके लिए प्रयास हमेशा से होते रहा है। आजादी के बाद 1947 के बाद हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं क्या भारत का पुनर्गठन किस तरह से हो रहा है। तो ये आजादी के पहले भी हुआ है कि भारत को कैसे इंटीग्रेट करें, और ये भारत को इंटीग्रेट करने का एक प्रयास मध्यकाल में भी किया गया। और मध्यकाल में जितने भी शासन, आपको पता है उस समय राजतंत्र है, तो जितने भी शासक हो रहे हैं वो शासक इस भारत को कैसे इंटीग्रेट करने का प्रयास करते हैं, उसके प्रयासों का हम अध्ययन करेंगे। और इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे टोटल, हम किसी, ऐसा नहीं है किसी राजवंश को टुकड़ों टुकड़े में पढ़ेंगे, नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव यही होगा कि पूरे मध्यकाल के दौरान जो उत्तर भारत के राजा हैं, राजतंत्र हैं, जो राजतांत्रिक व्यवस्था है, उत्तर भारत की जो राजतांत्रिक व्यवस्था है, राजतांत्रिक व्यवस्था है, ये राजतांत्रिक व्यवस्था दक्षिण को इंटीग्रेट करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। और इसीलिए हम पढ़ेंगे क्या कि उत्तर मध्यकाल के दौरान हम यही पढ़ेंगे, मध्यकाल के दौरान जो भारतीय राजाएं हैं या शासक है, रूलर हैं, उनकी दक्षिण नीति कैसी रही, उनकी साउथ इंडिया के प्रति पॉलिसी कैसी रही। आज भी इसका कंटेक्स्ट भी है, आज भी जब कभी भी हम एक इंटीग्रेशन के, जैसे आपको पता होगा कि जब बात कही जाती है कि हिंदी भाषा को क्या करो, अनिवार्य बनाओ, तो जब कभी भी हिंदी भाषा को अनिवार्य की बात आती है तो साउथ से एक रिटेलिएशन देखने को मिलता है और वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो ये आज नहीं बल्कि हमेशा से इस तरह के रिटेलिएशन का सामना करना पड़ा है, राइट। ये समस्याएं हर जगह है, लेकिन ये जो समस्या है, इन समस्याओं के बीच में भी कई ऐसे शासक आपको देखने को मिलेगा जिन्होंने एक उत्तर और दक्षिण के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया।
तो विविधता में एकता कैसे स्थापित करें, एक भारत की भौगोलिक जो पूरी भौगोलिक सीमा है उसको इंटीग्रेट कैसे करें, और उसके पीछे उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कितनी सफलता मिली, कितनी असफलता मिली, उसको हम पढ़ेंगे अतीत से, लेकिन उसको जोड़ेंगे वर्तमान से। यानी कि अतीत को वर्तमान से जोड़ने का उद्देश्य, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस क्लास का, राइट। तो इस क्लास से जरूर जुड़िए सुबह 10 बजे मेरे साथ, और हम ऐसे ही ऐसे मुद्दों को लेकर के आएंगे और उसको बिल्कुल ही समग्रता के साथ अध्ययन करेंगे। ओके, तो ये आप लोगों के लिए एक सूचना हो गई। आप लोग इस कल मेरे साथ सुबह जुड़िए और फिर हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे, राइट। तो ये सूचना के बाद अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, अपनी जो पढ़ाई है उसको शुरुआत करते हैं। ओके, तो दोस्तों पता है आप लोगों को कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं पिछले जो अभी जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, वो पढ़ाई कर रहे हैं जो ब्रिटिश शासन की पॉलिसी रही है, राइट। और मैं चाहता हूं कि एक बार मैं फिर उसको इंटीग्रेट करूं, जो मैं पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूं और आज जो पढ़ाने जा रहा हूं, इनके बीच संबंध क्या है, उन संबंधों को एक बार मैं फिर से इंटीग्रेट करना चाहता हूं, इंटरलिंक स्थापित करना चाहता हूं, क्योंकि इससे आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे इंटरलिंक स्थापित करते हैं टू डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, टू डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बीच, राइट, टू डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के बीच। कोई भी क्लास हम क्लास 1 घंटा का लेते हैं, लेकिन इसको अलग, बिल्कुल ही अलग करके ना पढ़िए। इस जो वर्तमान क्लास है उसको पिछली क्लासेस से जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो ये जोड़ने का प्रयास मैं अभी भी कर रहा हूं। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आधुनिक भारत के इतिहास को डिफाइन करना हो तो उसको कैसे डिफाइन करोगे, तो उसको डिफाइन किया जा सकता है कि आखिर में ब्रिटिश साम्राज्यवाद एक हो रहा है और उसी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया हो रही है। तो इन दोनों के बीच जो रिएक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, वही क्या कर रहा है, एक आधुनिक भारत का निर्माण कर रहा है, आधुनिक भारत की इतिहास की गाथा को लिख रहा है। इसमें मैंने सबसे पहले बताया था कि तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री यही है, तो सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि ए क्या है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद क्या है, तभी हम जान सकते हैं कि भारतीयों की प्रतिक्रियाएं किस रूप में निकल रही है। और इसी दौरान मैंने पहला चरण, मैंने विभिन्न भिन्न भिन्न चरणों में इसको ब्रिटिश साम्राज्यवाद को मैंने बांटा था, और मैंने पहला चरण बताया था क्या, कि सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की स्थापना और प्रक्रिया कैसे हुई, इसको हम लोग कर चुके हैं। और दूसरा चरण में हम बताए थे, चर्चा किए थे कि अगर एक बार स्थापित हो गई ब्रिटिश सत्ता भारत में, तो उसके बाद उनकी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग अभी जो मेरा करेंट क्लास है, यही सेकंड चरण चल रहा है। सबसे पहला मैंने बताया था कि उनकी जो नीतियां हैं, वो नीतियां कैसे परिवर्तित हो रही है, कैसे कौन सी नीति स्थापित कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है उनकी औपनिवेशिक हित पर। औपनिवेशिक हित, उनका हित क्या है, यही डिसाइड करेगा कि उनका पॉलिसी क्या होगा, उनका रूल्स क्या होगा, राइट। और मैंने ये बताया था कि ये जो औपनिवेशिक हित 1765 से लेकर 1947 लगभग 200 वर्षों के बीच लगातार परिवर्तन होते रहे हैं, और उसको मैंने 3 चरणों में बांटा था। वाणिज्यवाद 1765 से लेकर 1813 तक, औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से लेकर 1858 तक, और वित्तीय पूंजीवाद 1858 से लेकर 1947 तक, राइट। और ये जो तीनों चरण है, ये तीनों चरण अलग अलग औपनिवेशिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन तीनों चरण में आप लोग देखेंगे कि उनका ऑब्जेक्टिव, भारत में शासन करने का ऑब्जेक्टिव कुछ अलग है,
और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उनकी नीतियां भी अलग अलग है, राइट। तो इसमें हम लोग पहला पढ़ रहे हैं वाणिज्यवाद, और दूसरा जब हम लोग वाणिज्यवाद पढ़ना शुरू किए तो उसमें हमने बताया कि वाणिज्यवाद के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी की अलग अलग नीतियां देखने को मिलती है। सबसे पहले हमने पढ़ लिया था भू राजस्व नीति। मैंने समग्रता के साथ बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिया है, आप लोग इसको रेफर कर सकते हो पिछली क्लासेस से। और अब हम लोग को पढ़ना है कि आखिर में ये इनका औपनिवेशिक हित है, ये है इनका औपनिवेशिक हित, राइट। औपनिवेशिक हित ये हमेशा इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट रहा है, और यही इकोनॉमिक इंटरेस्ट डिसाइड करेगा कि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज कैसी रहेंगी, उनके जुडिशरी में हस्तक्षेप करने का साधन कितना वो लोग हस्तक्षेप करेंगे, कितना रिफॉर्म करेंगे, यही रहेगा। और यही डिसाइड करेगा कि आखिर में पुलिस में भी वो कुछ रिफॉर्म करते हैं तो वो रिफॉर्म्स कैसे रहेंगे, राइट। तो यही इंटरेस्ट करेगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये आप लोगों को पढ़ाया, और अब हम लोग ये पढ़ेंगे, राइट। तो ये इंटरलिंकिंग आप लोग देख रहे हो कि जब हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य की प्रशासनिक या न्यायिक नीति को पढ़ेंगे तो उसको ऐसा नहीं है कि भू राजस्व नीति कोई अलग है, भू राजस्व नीति का ऑब्जेक्टिव अलग है, लेकिन भू राजस्व नीति के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही ये एक सपोर्टिव टूल्स का काम कर रहे हैं। और कैसे सपोर्टिव टूल्स का काम कर रहे हैं हम आगे देखेंगे। तो ये सब के सब असिस्टेंट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को, जमींदारों को या रैयतवाड़ियों को, जिस तरह से भी हो सकता है उस तरह, राइट। तो दोस्तों अब हम लोग इसको पढ़ाई करने का शुरुआत करते हैं। बीच में एक दिन का गैप हो गया था, इस वजह से मुझे इंटरलिंक करना पड़ा, राइट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग जो न्यायिक सुधार है, प्रशासनिक में ऑब्वियसली बात है, प्रशासनिक तो एक तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हो गया ना, उसको अलग अलग हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि न्यायिक सुधार वो लोग क्या करते हैं, और इस न्यायिक सुधार के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं, राइट। मुझे लगता है कि यहां तक आप लोग क्लियर होंगे। मैंने 5 मिनट की क्लास में मैंने 19 क्लासेस को मैंने इंटरलिंक किया है दोस्तों, राइट। तो न्यायिक सुधार पढ़ेंगे, इसको भी 3 चरण में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे 1965 से 72, दूसरा 1972 से 85, और 1985 के बाद, राइट। 1965 से 72, 1965 से 72 के बारे में देखिए, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है कि इस काल में क्या है, द्वैध शासन है इस बंगाल में, राइट। और द्वैध शासन में इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ दीवानी लेते हैं, निजामत के अधिकार रखते हैं, और इनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो लोग क्या करें, वो लोग सिर्फ और सिर्फ भू राजस्व वसूले, भू राजस्व का अधिकतम संग्रह कैसे हो, यही इनका ऑब्जेक्टिव रहता है। इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम ये होता है दोस्तों कि ये लोग किसी भी रिफॉर्म की बात ही नहीं करते हैं, रिफॉर्म्स की ये लोग बात ही नहीं करते हैं। तो जब रिफॉर्म्स की बात नहीं करते हैं तो प्रश्न है कि इस समय केवल हम न्यायिक की बात करते हैं, जुडिशियल सिस्टम कैसा था, इस समय की जो न्याय व्यवस्था थी दोस्तों, ये न्याय व्यवस्था किस प्रकार रन कर रही थी। ऐसा तो है नहीं कि भाई 1965 से 72 के बीच में न्याय व्यवस्था रन ही नहीं कर रही थी, रन कर रही थी, लेकिन किस तरह से रन कर रही थी। ये जो अभी तक चली आ रही थी मुगल कालीन व्यवस्था, यही व्यवस्था इस समय भी रन कर रही है। और मैं आप लोग को एक बात और बता दूं, देखो ये मध्यकाल का मिडिवल हिस्ट्री का क्लास नहीं है, लेकिन हमको इस समय जानना पड़ेगा कि आखिर में मुगल कालीन व्यवस्था क्या है, क्योंकि बिना मुगल कालीन व्यवस्था को जाने हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि आगे जब 1772 के बाद कुछ रिफॉर्म्स आएंगे
रिफॉर्म्स आएंगे तो ये कितने प्रोग्रेसिव हैं, ये प्रोग्रेसिव हैं भी या नहीं है, इसका तय हम कब कर सकते हैं? इसका तय हम तभी कर सकते हैं जब हम ये जाने कि इस रिफॉर्म के पहले वाली जो व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था, वो कैसी है, वो किस प्रकार रन कर रही है, राइट? तो थोड़ा सा हम यहाँ पर मुगल कालीन व्यवस्था के बारे में जो, और खास करके मुगल कालीन व्यवस्था तो देखो पूरे भारत में लागू थी, लेकिन बंगाल, चूंकि 1765 के और 72 के बीच में ये लोग बंगाल में ही केंद्रित है, हम तो बंगाल की ही बात कर रहे हैं ना, और बंगाल भी क्या था, मुगल काल का एक प्रांत था। तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि बंगाल में मुगल कालीन न्याय व्यवस्था कैसी थी। सबसे पहले मैं आप लोग को एक राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, वो राजनीतिक स्ट्रक्चर दे देता हूं। देखिए, मुगल काल में देखिए मुगल काल में क्या रहा, मुगल काल में सत्ता के केंद्र पर कौन है? सम्राट है। और ये सम्राट कौन है? अकबर, शाहजहां, जो कुछ कोई भी हो, सभी कोई, राइट? और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, संरचना में देखो तो जो केंद्र है ना, जो मुगल कालीन है ना, उसको विभिन्न विभिन्न प्रांतों में डिवाइड कर दिया था। और उसी प्रांत में एक प्रांत था बंगाल, और इस बंगाल में एक ये लोग क्या करते थे, मुगल सम्राट जो है अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते थे, और यही प्रतिनिधि क्या करता था वहां पर, अपना जो मुगल कालीन व्यवस्था है उसको अप्लाई करने के लिए जिम्मेदार था। हम देखेंगे कई सारे न्यायिक फौजदार रहेंगे, फिर आपको देखोगे कि वहां पर काजी रहेंगे, मुफ्ती रहेंगे। काजी और मुफ्ती ये जुडिशियल सिस्टम जैसे, क्योंकि मुस्लिम यहाँ पर जो मुगल काल में जो विधि, रूल्स, लॉ का आधार क्या था? धर्म, धर्म आधार था। अगर मुस्लिम व्यवस्था के, मुस्लिम अगर कोई व्यक्ति है तो उसका, उस पर जो लागू होगा मुस्लिम लॉ लागू होगा, कुरान का या हदीस का, इस तरह से। और अगर कोई हिंदू है तो उस पर हिंदू धर्म का लॉ लागू होगा। तो इस प्रकार मुगल काल में देखिए, पहला धर्म आधारित विधि है, विधि, रूल्स, लॉ। और दूसरा, आप देखोगे कि यहाँ पर प्रांत में एक अलग क्या है, प्रतिनिधि नियुक्त हैं, और ये प्रतिनिधि ही तय करेंगे कि कौन सा रूल्स है, कौन सा रूल्स नहीं है, कौन सा, किसको क्या सजा मिलेगी, किसको क्या सजा नहीं मिलेगी। तो ये प्रतिनिधि के विवेकाधिकार पर ही काफी ज्यादा मुगल काल में निर्भर था। और आपको पता है, वैसे ही केंद्र में भी अकबर, अकबर भी वैसे ही था। तो सम्राट राजतंत्र में यही होता है। तो क्या था, मुगल कालीन व्यवस्था में देखो कोई केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं थी, यानी कि ऐसा नहीं था। केंद्रीकृत व्यवस्था का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये केंद्र हो गया, ये केंद्र सम्राट हो गया, और ये बंगाल हो गया। तो ऐसा नहीं है, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ नहीं था, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ के बारे में नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक अलग व्यवस्था भी लागू है, और यहाँ पर बंगाल में क्या है, एक अलग व्यवस्था लागू है। तो इस तरह से कोई केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं थी। तो कैसी व्यवस्था थी? ये जो स्थानीय फौजदार होते थे, उनके कार्यकारी विवेक पर ये बातें निर्भर होती थी। न्यायिक, हम अभी जुडिशियल की बात कर रहे हैं, अपने आप को सीमित रखिए जुडिशियल तक ही, राइट? तो सिर्फ और सिर्फ ये लोग क्या, स्थानीय, देखिए ये जो प्रतिनिधि है फौजदार, इसके विवेक पर निर्भर करता है कि बंगाल में जो न्याय व्यवस्था होगी किस प्रकार होगी, किसको किस तरह से सजा दी जाएगी। अगर पर्सनल लॉ है तो पर्सनल लॉ में क्या निर्णय दिया जाएगा, अगर दीवानी कानून है तो दीवानी कानून में किस तरह की सजा दी जाएगी, अगर कोई फौजदारी हत्या वगैरह करता है तो उस पर किस तरह की, उसको क्या दंड दिया जाएगा, किस तरह की सजा दी जाएगी। तो ये सब प्रतिनिधि के ही क्या था, विवेकाधिकार पर था। वो जो सोच ले वही कानून, ये व्यवस्था थी। और यही व्यवस्था सेम 1765 से 1772 तक क्या किया, उन्होंने रन करने दिया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। और
जब ये कहेंगे कि चलो एक तो कार्यकारी विवेक पर तो आधारित है, लेकिन जब कभी कोई बात करेगा कि अरे ये तुम्हारा विवेक सही नहीं है, तुम्हारा निर्णय सही नहीं है, तब ये लोग धर्म का आडंबर उड़ेंगे, क्योंकि ये तो शरीयत में ऐसी बातें लिखी गई है। आज भी आप देख लो दोस्तों, जब बात करती है ट्रिपल तलाक की बात होती है, तो ट्रिपल तलाक को अगर उसकी वैलिडिटी देने के लिए कई लोग धर्म का रेफरेंस देते हैं ना वो, और धर्म का रेफरेंस देने के पीछे उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो व्यवस्था है उसको वैधता मिल जाए। तो यही वैधता दिलाने के लिए ये जो स्थानीय फौजदार है, निर्णय तो खुद से लेगा, खुद की सोच से लेगा, लेकिन धर्म का हवाला दे देगा ताकि वैधता मिल जाए। और एक बार धर्म की बात आ जाएगी तो सभी किसी के लिए वो क्या हो जाएगा? स्वीकार्य हो जाएगा। और दूसरा देखो, अगर मैंने बात किया था सिद्धांत और व्यवहार, आप हमेशा देखना सिद्धांत में और व्यवहार में एक डिफरेंस देखने को मिलेगा हर जगह, और यहां पर भी है। यहां पर वैधता के लिए तो शरीयत के हवाला दे देगा, लेकिन जब व्याख्या कौन करेगा? शरीयत का, धर्म का जो धर्माधिकारी है वही व्याख्या करेंगे। तो ये जो व्यवहार में ये जो भी रूल्स का वो लोग रेफरेंस करेंगे, एक अंतर यहां पर क्या है? विद्यमान है। और अंत में जो दंड दिया जाएगा, अगेन दंड दिया जाएगा वो मुजरिम की स्थिति अवस्था के अनुसार। अगर कोई सोशल स्टेटस बेहतर है तो उसको माफी भी दी जा सकती है, अगर किसी का सोशल स्टेटस लो है तो उसको काफी कड़ा दंड भी दिया जाएगा। तो इस तरह से ये मुगल कालीन व्यवस्था बंगाल में लागू थी। और 1765 से 72 के बीच सेम न्यायिक व्यवस्था भी लागू रही बंगाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी है, दीवानी उसको हासिल है, निजामत उसको हासिल है, लेकिन फिर भी न्याय व्यवस्था में उसने कोई भी परिवर्तन नहीं किया। इसके अतिरिक्त अगर देखो तो उस समय जो धर्म है ना, सभ्यता है, संस्कृति है भारतीय, उसके प्रति जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं वो क्या करते हैं? एक सम्मान की भावना पैदा करते हैं। आपको पता है, मैंने बताया था कि इस समय आप देखोगे कि आगे चल करके क्या होगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाएगी, फिर आपको देखोगे कलकत्ता मदरसा की स्थापना की जाएगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव यही है, ये पूरे वाणिज्यवाद की बात हम कर रहे हैं, राइट? तो इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही है कि हम यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे कलकत्ता मदरसा की स्थापना करके क्या हासिल कर लेंगे, वो वही ये जो शरीयत रूल्स किस तरह की यहाँ पर शासन प्रणाली चल रही है उसको वो लोग अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने का काम करेंगे, हिंदुओं के बारे में ज्ञात करेंगे, मुसलमानों के बारे में ज्ञात करेंगे, राइट? हमारा समाज किस तरह की विधि से रन कर रहा है उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो अंग्रेजों का इस समय यही ऑब्जेक्टिव रहा है न्याय के प्रति और पुलिस प्रशासन और सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के प्रति, राइट? तो मुझे लगता है कि यहां तक आप लोग समझ चुके हो। और एक बात और बता दूं, यहां पर मैंने जितनी भी बातें बताई ना, अगर आप लोगों को स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है वाणिज्यवाद के बारे में, तो मैंने एक बार बताया था कि कोई भी टॉपिक आए उसको अलग अलग डायमेंशंस देने का प्रयास करो। तो वाणिज्यवाद में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी आ जाएगा, आखिर में उनकी पॉलिसी क्या रही, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में जुडिशियल सिस्टम भी आ जाएगा, और जुडिशियल सिस्टम में ये तमाम चीजें आ जाएंगे। तो वाणिज्यवाद, अब देखो ये सब टॉपिक्स है, लेकिन अगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पूछे तो कैसे मैंने इंटरलिंक किया था, तो इन तमाम पॉइंट्स को तुम लोग लिखने का प्रयास करना। और फिर मैं अभी बता दूं, जब ये क्लास चलेगी, प्रीमियर होगा ये लेक्चर, उस समय मैं भी आप लोगों के साथ ये लेक्चर मैं भी पढ़ाऊंगा और मैं भी सुनूंगा,
लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव यही होगा कि आप लोग का कोई भी प्रश्न हो मैं उसको रिप्लाई करूं, मैसेज करूं, राइट। तो ये हो गया 1765 से 72 के बीच में, ये न्याय व्यवस्था हो गई 1765 से 72 के बीच। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में अब 1700 जो सेकंड चरण मैंने बताया था कि 1772 और 85 के बीच में क्या परिवर्तन हुए, राइट। अब 1772 में आपको पता है दोस्तों कि इस समय क्या आ रहा है, वारेन हेस्टिंग्स आ जा रहा है। और जब वारेन हेस्टिंग्स आ रहा है तो वो क्या करेगा, वारेन हेस्टिंग्स आ जा रहा है और मैंने आपको बताया था इसने आते ही क्या किया, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और सारे जो एटलीस्ट बंगाल में जो कंट्रोल था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर उसने क्या किया, ले लिया। तो इसने अब साथ ही साथ ये जब आया तो अभी तक भू राजस्व व्यवस्था में भी 1765 से 72 के बीच में वो लोग कुछ परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, भू राजस्व व्यवस्था में भी परिवर्तन कर रहा है। मैंने आपको बताया था इजारेदारी व्यवस्था के बारे में, भू राजस्व व्यवस्था के बारे में परिवर्तन कर। और इजारेदारी व्यवस्था क्या है, इजारेदारी व्यवस्था में क्या किया जाता है, ठेका पर दिया जाता है, जो जितनी अधिक बोली लगा देगा उसको दिया जाएगा। तो ऐसे में जो दीवानी कानून है, दीवानी जो जमीन भूमि विवाद वगैरह होता है ना दोस्तों, दीवानी कानून है और दीवानी कानून से संबंधित जो दीवानी न्याय है इसमें अब इसको समझ में आया कि नहीं, अगर हमको इस भू राजस्व व्यवस्था को बेहतर तरीके से अप्लाई करनी है तो हमको जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म्स करनी ही पड़ेगी। बिना रिफॉर्म्स किए हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारा जो भू राजस्व में एकत्रीकरण है वो बेहतर तरीके से क्या होगा। तो वो क्या कर रहा है सुधार, न्यायालयों का ढांचा तैयार कर रहा है। अब ढांचा क्या, हम आप देखोगे कि वारेन हेस्टिंग्स क्या कर रहा है, एक तो बंगाल है, बंगाल प्रांत है, ये केंद्र में हो गया, इसकी राजधानी हो गई कोलकाता मुर्शिदाबाद, राइट। और ये क्या कर रहा है, दूसरा काम क्या कर रहा है कि जितने भी जिले हैं, जितने भी अलग अलग जिले हैं उन जिलों में ये दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय दोनों की अलग अलग स्थापना करता है। देखो, दीवानी जिला, दीवानी और फौजदारी अदालतें लागू करता है। और देखो ये स्थानीय स्तर पर हो गया, जिला स्तर पर। लेकिन इसने कहा कि अगर इस जिला न्यायालय में कोई अगर निर्णय आती है तो इसमें अपील की भी व्यवस्था होगी। और उसने क्या किया, जो केंद्र था, जो जो राजधानी थी बंगाल की, वहां पर उसने एक अपीलीय न्यायालय भी क्या किया, अपीलीय न्यायालय भी गठित कर दिया। तो देखो, अगर हम पूछे कि आखिर में 1765 से 72 और 1772 से 85 के बीच में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, मैंने बता दिया। 1765 से 72 के बीच में किस तरह की व्यवस्थाएं थी, जो फौजदार हैं उसी के विवेकाधिकार पर निर्भर था, कोई डिफरेंसेस नहीं था। लेकिन इसने आते ही क्या किया, एक ढांचा तैयार किया, एक स्ट्रक्चर, एक संस्थागत रूप देने का प्रयास किया, न्यायालय को संस्थागत रूप देने का प्रयास, संस्थागत रूप देने का प्रयास किया। और इसमें न्यायालय, उसने ये भी समझा कि न्यायालय की जो निर्णय होता है उसमें थोड़ी सी भी हो सकता है किसी के साथ गलतियां होने की संभावना है, तो उस गलती को समाप्त करने के लिए एक अपीलीय व्यवस्था भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये पहला आपको रिफॉर्म्स देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे
कि ये तमाम जो व्यवस्था है, आपको पता है कॉर्नवालिस के समय में मैंने बताया था कि कॉर्नवालिस के समय में क्या करता है, जमींदारों को विभिन्न एक्टों के जरिए उनको क्या कर रहा है, अधिकारी दे रहा है। चलो ठीक है, तुमने क्या किया, ये जज वाली व्यवस्था कर दी, न्यायालय स्थापित हो गया। लेकिन अगर आप लोग जमींदारों को ही अधिकार दे दोगे कि चलो ठीक है, तुमको बिना जज की आज्ञा लिए हुए, आदेश लिए हुए ही किसी व्यक्ति को बेदखल करने का अधिकार हो गया, तो आखिर में अब इसका क्या औचित्य है, इसकी प्रासंगिकता क्या है? इसकी कुछ प्रासंगिकता है? कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से देखेंगे कि ये भी क्या हो जाएगा, माध्यम बनेगा शोषण का। और इसने क्यों किया है, मैंने ये भी इंटरलिंक कर दिया है यहां पर। ओके, तो इसने ये व्यवस्था की और आगे क्या किया, कुछ नई व्यवस्थाएं 1772 के बाद उसने लागू की। मैंने आपको बता दिया, पहला दीवानी और फौजदारी अदालत लागू की, दूसरा, और देखो ये क्या है, ये हमारे पास तथ्य है, हम जो तर्क देते हैं ना कि जितनी भी उन्होंने प्रोग्रेस किया, जितनी भी उन्होंने क्या किया, बदलाव किया, उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करें, प्राप्ति करें। तो उसका क्या है, उसका ये ऑब्जेक्टिव है, ये टूल्स हैं। तो ये एक फैक्ट्स है, इसके बारे में हम लोग क्यों ऐसा कर रहा है बहुत चर्चा कर चुके हैं। आप लोग प्लीज उससे रेफर करो और अपने खुद से भी इंटरलिंक करने का प्रयास करो। तो यहां पर कुछ ये है, फैक्ट्स है। देखिए, पहला, दीवानी और फौजदारी अदालत की जा रही है। दूसरा, ये जो दीवानी अदालत है, अब यहां पर देखो, यहां पर भी इनका फोकस रहेगा दीवानी अदालत पर। जो दीवानी अदालत का हेड कौन होगा, वो यूरोपीय कलेक्टर होंगे। कलेक्टर होंगे, यानी कि देखो यहां पर क्या है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। एक कलेक्टर के पास ही क्या है, प्रशासनिक अधिकारी भी है और जुडिशियल न्यायिक अधिकार भी है। तो एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ क्या है, पावर है कलेक्टर में। कलेक्टर बहुत ही शक्तिशाली है इस समय। आगे हम देखेंगे कि इस कलेक्टर के जो पावर है, उस पावर को भी सेपरेट करने का प्रयास किया जाएगा, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव का। तो देखो ये इस समय ये कितना अधिक पावरफुल है। इस कलेक्टर ने रिवेन्यू प्रशासन को करना है और खुद ही न्याय भी देगा। लेकिन अब चूंकि ये जो यूरोपीय कलेक्टर है, यूरोप से आए हुए हैं, ब्रिटेन से आए हुए हैं, और इनको पता है ब्रिटेन के रूल्स, इनको भारतीय व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये कहा गया कि इस यूरोपीय कलेक्टर की जो सहायता के लिए एक मौलवी होंगे और एक पंडित होंगे। मौलवी मुस्लिम जो व्यवस्था है, मुस्लिम धर्म है, उस संदर्भ में इस कलेक्टर को क्या करेगा, सहायता करेगा। और ये जो पंडित है, वो भारतीय जो हिंदू धर्म है उसके लिए क्या करेगा, यूरोपीय कलेक्टर को सहायता प्रदान करेगा, सुझाव देगा। राइट, धर्म में क्या बातें कही गई है उसका वो लोग रेफर करेंगे, रेफरेंस देंगे। और तीसरा आप लोग देखिए कि जो अपीलीय अदालत, मैंने बताया था अभी स्ट्रक्चर में, आप लोग देखिए मैंने स्ट्रक्चर करके बता दिया था। राइट, आप लोग देखो कि अपीलीय अदालत में जो स्ट्रक्चर कैसा होगा, मेंबर्स कैसे होंगे। इसमें काउंसिल 3 सदस्य होंगे। एक काउंसिल, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काउंसिल है उसका प्रेसिडेंट और 2 अन्य सदस्य होंगे। तो ये व्यवस्था लागू की गई है इस समय। ये तो बात हो गई दीवानी अदालत के बारे में। देखो दीवानी अदालत में, अब देखो फौजदारी में आ जाओ। फौजदारी में वही सेम प्रोसेस, एक काजी और एक मुफ्ती के अंतर्गत इसको क्या कर दिया गया, लागू रहने दिया गया। इसमें अभी तक जो मुस्लिम कानून थे वही लागू हुआ। उत्तराधिकार जो पर्सनल लॉ होते हैं ना, उत्तराधिकार का, विवाह का या निजी विषय के संदर्भ में, वो मुस्लिम और हिंदू विधान ही लागू है। यानी कि अब देखो उनकी औपनिवेशिक हित कैसे है, वो लोग जो कुछ भी रिफॉर्म कर रहे हैं वो कैसे है। देखो यहां पर तो ये सही है, इन्होंने क्या किया, हेस्टिंग्स ने क्या किया, एक न्यायालय को संस्थागत रूप देने का प्रयास किया। बेहतर है, बढ़िया है।
दूसरा, उसने ये भी व्यवस्था लागू किया कि चलो ठीक है, यूरोप में जो आधुनिक लोग हैं, आधुनिक सोच है, तो इसकी वजह से आधुनिकता में का समावेश करना चाहिए। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? दीवानी में आपने इतना अमूलचूल परिवर्तन कर दिया, लेकिन जब बात आती है फौजदारी में, तो आपने वही मुस्लिम कानून, वही निजी के लिए निजी जो पर्सनल लॉज होते हैं, पर्सनल इश्यूज होते हैं, उस पर मुस्लिम और हिंदू धर्म के लिए लागू कर दिया। यहाँ पर आपको जरूरत नहीं पड़ी कि भाई फौजदारी अदालत में भी यूरोपीय जो जज हैं उसको हम ही करें, राइट? तो इन्होंने क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फौजदारी में क्या होता है, आपराधिक मुकाबले जो मुकदमे होते हैं, सॉरी, और उन उन अपराध में भी क्या होता है, हत्या का होता है, झगड़ा का होता है, इस तरह से होता है, क्रिमिनल लॉज होते हैं, राइट? तो ये देखो डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंसिएशन फौजदारी में और दीवानी में, इनकी सोच में डिफरेंट है। और ये डिफरेंट का आधार क्यों डिफरेंट है इनका सोच इन दो लॉज के प्रति? क्योंकि इनका औपनिवेशिक हित दोनों में अलग अलग है। इस समय वाणिज्यवाद का समय है, और वाणिज्यवाद के समय में उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है भू राजस्व का अधिकतम कलेक्शन। और भू राजस्व का अधिकतम कलेक्शन क्यों करना है ये आप लोगों को पता है। और भू राजस्व का डायरेक्ट संबंध है दीवानी इशूज से, तो उन्होंने रिफॉर्म थोड़ी सी किया किसमें, दीवानी में, और फौजदारी अदालत को क्या किया, वैसे ही एज इट इज रहने दिया। तो ये आप लोग देख लिए, ये आप लोग देख सकते हो किस तरह के डिफरेंसेस हो रहे हैं। चलो, और पॉइंट्स क्या है, ये देखो, कोलकाता में हाई कोर्ट था अपीलीय अदालत के रूप में। एलिजा इम्पे की योजना के अनुसार जो जिला कलेक्टर है बाद के समय में, उनको न्यायिक कार्यों से क्या किया गया, मुक्त कर दिया गया। जिला कलेक्टर जो यूरोपीय, अभी मैंने बताया था यहाँ पर, यूरोपीय कलेक्टर को दीवानी दिया गया, तो एलिजा इम्पे के अनुसार क्या किया गया, कार्य से मुक्त कर दिया गया। और भी इसको और नीचे लेकर गया गया। अभी तक क्या था कि एक तो अपीलीय हो गया, दूसरा जिला हो गया, जिला न्यायालय। अब जिला न्यायालय की जगह भी क्या किया गया, सूबाई अदालत स्थापित किया गया। इसमें भी अब क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। और जो यहां पर भी यूरोपियंस ही होंगे। और यूरोपियंस क्यों होंगे, यूरोपियंस क्यों होंगे, क्योंकि यूरोपियंस यहां पर अगर होंगे दीवानी अदालत में, तो वो यूरोपियंस यानी ब्रिटिश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। वो लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इंडियन का इंटरेस्ट, भारतीयों का हित क्या हो, पूरा हो। और आपको पता है रेगुलेटरी एक्ट जब 1773 आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब आया, इस रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हुआ था, इस रेगुलेटिंग एक्ट में एक काम यह किया गया कि मतलब एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का कार्याधिकार क्या हो, पूरे भारत में होगा, कैसे होगा, पूरे ब्रिटिश भारत में लागू होगा, तो इसको लेकर के डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जो ब्रिटेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्षेत्र थे, बंबई और वो मद्रास, कलकत्ता, तो इसमें इश्यूज क्रिएट हो गया। और अंततः उसका क्षेत्र सिमट करके कहां पर रह गया, उसका क्षेत्र सिमट करके रह गया सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता में। दोस्तों मैं बस 30 सेकंड का समय लूंगा, क्योंकि अभी लाइव क्लासेस का समय होगा, तो मैं उनको इन्फॉर्म कर दूं, और फिर इन्फॉर्म करने के साथ ही मैं ये क्लास आगे बढ़ाऊंगा। बस मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए ताकि मैं रिप्लाई करके बता दूं।
थैंक यू दोस्तों। चलिए, तो ये तमाम व्यवस्था की जा रही है। देख रहे हैं कि किस तरह से जो यूरोपीय कलेक्टर है उनके पावर्स में कभी उनको सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाता है, कभी सेपरेट कर दिया जाता है, सेपरेशन भी किया जाता है, राइट। तो ये तमाम व्यवस्थाएं 1772 से 75 के बीच में चल ही रही है। दूसरा ये काम एक भी और किया गया कि 1781 की एक और बात कही गई कि जो भी ऑर्डर्स पास किए जाते हैं उसको क्या करेंगे, लिखित रूप से पास किए जाएं। और विधि को लेकर के, रूल्स को लेकर के उन्होंने क्या, जितने भी लॉज थे, लॉज किस तरह के वर्क करते हैं इनको अभी भी यूरोपियंस को पता नहीं था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, हिंदू विधि संहिता कोड गठित करने की ऐलान किया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, 11 पंडितों का एक समिति बनाया 1775 में। और 1775 में 11 पंडितों की जो समिति थी उसने विचार विमर्श करने के बाद ये हिंदू विधि संहिता का क्या किया, गठन किया। और अब इससे क्या होगा, अब उन अंग्रेजों के लिए काफी सहूलियत हो जाएगी। इसका 1776 में हॉलहेड क्या करेगा, अंग्रेजी में अनुवाद कर देगा। अब अंग्रेजों के लिए काफी सहूलियत है कि वो हिंदू विधि को क्या करें, पढ़ लें। और हिंदू विधि को पढ़ करके क्या करेगा, उसी को रेफरेंस लेकर के क्या करेगा, ऑर्डर पास करते चला जाएगा। तो अब यहां से 1776 के बाद क्या परिवर्तन होगा, याद कीजिए, मैंने बताया था कि यूरोपीय कलेक्टर को असिस्टेंट देने के लिए एक हिंदू और एक मुस्लिम जो पंडित होते थे, धर्म के विशेषज्ञ होते थे, वो नियुक्त होते थे। लेकिन अब 1776 के बाद इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए, जब यहीं से शुरू होगा, आप देखेंगे कि जो धर्म में, जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के जो धार्मिक पुरोधा हैं वो अंग्रेजों से खफा होना यहीं से प्रारंभ करेंगे। आगे चल करके जब हम रिएक्शनरी चीज पढ़ेंगे, रिवोल्ट पढ़ेंगे, तो उसमें ये लोग इसी वजह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस अब क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी। अन्य भी कारण होंगे, लेकिन अब क्या होगी, इनकी इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी। ऐसे ही 1778 में भी क्या किया जाता है, 1778 में भी मुस्लिम कानूनों का एक संहिता पास बना दिया जाता है। तो इस तरह से देखो कि दो स्तर पर, अगर 1772 से 85 के बीच अगर हम इतना कुछ पढ़ें और इसको हम देखें तो दो स्तर पर रिफॉर्म देखने को मिल रहा है। दो स्तर पर रिफॉर्म, एक, सबसे पहले तो उन्होंने एक संस्थागत विकास किया, और दूसरा जो विधि है, और विधि में भी जो धार्मिक विधि है जिससे कि हमारा समाज रन करता था, उसको भी उन्होंने क्या किया, प्रत्येक जितने भी परंपराएं थी उनको उन्होंने कोडिफिकेशन करने का काम किया। लिमिटेशन क्या रही, लिमिटेशन रही संस्थागत विकास किया, तो उसमें भी उनका जो औपनिवेशिक हित था उसको ही पूरा करने का प्रयास किया। जैसे दीवानी, दीवानी में आप देख लो कितना रिफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फौजदारी में वो रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं। रिफॉर्म भी कर रहे हैं तो बिल्कुल ही ना के बराबर। तो 1772 से 85 के बीच की जो रिफॉर्म है इसको आप दो हेडिंग्स में बांट करके इसको लिख सकते हो, और ये तमाम कंटेंट मैंने आपको दे दिया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अभी तक जितने भी हम पढ़े हैं, हेस्टिंग्स 1772 से 1785 के बीच जो वारेन हेस्टिंग्स रहता है, तो उसकी विशेषताएं क्या रही है। पहला, यूरोपीयकरण। मैंने आपको बता दिया था कि जितनी भी संस्थाएं गठित की गई उसका हेड कौन होगा, अपीलीय अदालत बनाई गई उसका हेड कौन होगा। उसके लिए भारतीय काबिल नहीं थे, वो यूरोपीयकरण कर रहा है भारतीय न्याय व्यवस्था का, राइट। दूसरा, दीवानी न्याय के सुव्यवस्थित और संस्थागत रूप। संस्थागत रूप मैंने देख लिया, मैंने आपको बता दिया कैसे, किस तरह से वो संरचना में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तीसरा, न्याय का केंद्रीयकरण, मैंने बताया था
जो कलेक्टर है, इस कलेक्टर को भी क्या, एक तो प्रशासनिक दायित्व तो है ही, भू राजस्व को कलेक्ट करना और उसका वर्क करना, प्रशासनिक दायित्व तो है ही, लेकिन प्रशासनिक दायित्व के साथ साथ न्याय भी है। और इसको आप भली भांति कैसे समझ सकते हो? मान लो आप क्या आईएएस ऑफिसर बन करके, कलेक्टर बाबू बन करके जा रहे हो किसी जिला में, और उस कलेक्टर जिस जिला में जा रहे हो, तो आपके तो अपने ड्यूटीज हैं ही, राइट्स हैं ही, प्रशासनिक अधिकार हैं ही, लेकिन साथ ही साथ कहते हो क्या, जो जज हैं, जिला जज हैं, उनका भी क्या वो पावर आपको मिल जाए। तो सोचो कितना सेंट्रलाइजेशन होगा, कितना केंद्रीकरण होगा पावर्स में। जो हमारे जो इस समय अधिकारी होंगे वो कितना शक्तिशाली हो जाएंगे, राइट। तो ये व्यवस्था तीसरी तीसरी विशेषता ये रही। चौथी विशेषता क्या रही, देखो, प्रशासन को एक व्यवस्था बनाने की तरफ प्रयास भी किया गया। ऑब्वियस सी बात है, ये भी प्रशासन में आपको देखोगे कि संस्थागत रूप देने का भी प्रयास किया गया। यूरोपीय कलेक्टर वगैरह की नियुक्ति की गई। इस तरह की कलेक्टर्स जो व्यवस्था थी, संस्थागत रूप देने की व्यवस्था थी, वो अभी तक भारत में आप देखोगे तो नहीं मिलेगी उस तरह से। अगर आप देखो, जो ये वाली व्यवस्था थी, जैसे अकबर के समय की व्यवस्था थी, मुगल कालीन व्यवस्था थी, राइट, तो उसके भी लूप होल्स थे, लेकिन ये जो व्यवस्था बनी रही है वो किसी व्यक्ति की सोच पर आधारित नहीं है, बल्कि एक रूल्स, नियम पर आधारित है, राइट। अगर व्यक्ति की सोच पर अगर कोई व्यवस्था आधारित होगी, जैसे अकबर की, तो अकबर की पतन, अकबर की मृत्यु के बाद ही उसमें क्या लगा होने लगा, डिक्लाइनिंग होने लगा। वैसे ही अशोक, अशोक की सोच थी वो तमाम व्यवस्थाएं, लेकिन अशोक की मृत्यु हुई तो क्या हुआ, डिक्लाइन लगा होने। लेकिन भारत की व्यवस्था को देखिए, वो किसी सोच नहीं है, किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं है, बल्कि रूल्स है, लिखित कानून है, और उसी के अनुसार रन कर रहा है। तो ये एक नया एलिमेंट आपको इंडियन जो सिस्टम है, एक नया एलिमेंट भी इस समय क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, राइट। चलो, अब 1785 के बाद, 1785 पढ़ लिए, अब बात आती है 1786 की भी। 1785 के बाद, और एक बात और बता दूं, इसमें मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को 1833 57 तक, राइट। क्योंकि 1857 के बाद जितने भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, वो रिफॉर्म्स किसी ना किसी एक्ट के जरिए हो रहे हैं, राइट। तो जब हम वहां पर एक्ट पढ़ेंगे ना, उस समय हम लोग क्या करेंगे, उसके अलग जो जुडिशियल उसका डायमेंशन होगा, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। चलो, आपको मैंने कर्नवालिस के समय में, यानी कि 1785 के बाद, और 1785 से मैं आपको बता दूं 1857 तक, ये रिफॉर्म्स को मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा, राइट। चलिए, अब कर्नवालिस के समय क्या क्या ये सुधार कर रहा है। मैंने बताया था एलिजा इम्पे के बाद पहले, सबसे पहले कलेक्टर को सेंट्रलाइज किया गया, उसको जुडिशियल पावर भी दे दिया गया, लेकिन एलिजा इम्पे जो होती है वो क्या करती है, सेपरेशन करती है उनके पावर को। लेकिन कर्नवालिस 1787 में कलेक्टर को फिर से क्या करता है, दीवानी प्रशासन दे देता है। पहला काम तो यही काम करता है। और एक आप लोग पढ़ोगे कर्नवालिस कोड, 1793 में यद्यपि लागू होता है, तो कर्नवालिस कोड, ये कर्नवालिस कोड मतलब बहुत सारे नीतियों, उसमें बहुत सारे पॉलिसीज का एक समग्रता के साथ उसने क्या किया, कोडिफिकेशन किया है। लेकिन उस कर्नवालिस कोड में न्याय के संदर्भ में क्या बातें कही गई है, वहां पर न्याय के संदर्भ में सिर्फ यही बातें कही गई है कि जो दीवानी है, न्याय और प्रशासन, कर वसूली को अलग करने का नियम उसने बना दिया। देखो, प्रशासन और कर वसूली दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब इन दोनों को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, और फिर ये ज्यादा कुछ नहीं करेगा। यहां पर देखो, हाँ, जो मैंने यहां पर बता दिया ना, जो आपको वारेन हेस्टिंग्स के समय में, ये जो व्यवस्था है ना,
ये व्यवस्थाएं ही रन करेंगी, बस जरा मना सा इसी में कुछ परिवर्तन करेगा। लेकिन जो संस्थागत रूप हेस्टिंग्स ने दिया, उसी को ये कुछ थोड़े मोड़े परिवर्तन के साथ क्या करेगा, कर्नवालिस भी आगे बढ़ाएगा। तो आप लोग इतना फैक्ट्स रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो मेंस आंसर राइटिंग लिखने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। फैक्ट्स कितना फैक्ट्स तुम लोग समराइज करोगे, लेकिन प्रीलिम्स में बहुत जरूरी है, राइट। जैसे आप देख लो, ये आप 1700, मैंने ये बताया था ना आप लोग को, 1775 में हिंदू विधि संहिता अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, कई बार पूछ देता है। मुस्लिम कानूनों का संहिता कब तैयार किया गया। तो इस तरह की जो बातें हैं वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट अगर आप लोग इसको बेहतर तरीके से मेंस में भी यूज कर लो तो वो भी काफी बढ़िया है। तो कर्नवालिस के समय में क्या करता है, कर्नवालिस के समय में भी यही काम करता है। जैसे वहां पर जिला और शहर अदालतों से लेकर जो सूबाई अदालतें थे, अपील हेतु थे, सभी के सभी यूरोपीय जज ही होंगे। यूरोपीयकरण यहां पर भी ये कर रहा है, भारतीय व्यवस्था का यूरोपीयकरण होगा। और खास करके देखो दीवानी अदालत की बात कर रहा है, यहां पर आप लोग डिफरेंशिएशन करना, कोई भी पॉलिसी पढ़ो ना तो उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, और उस व्यवस्था के अन्य इंटरेस्ट क्या है, अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इन दोनों को क्या करो, डिफरेंशिएशन करने के पश्चात ही तुम लोग ये तय कर सकते हो कि वो उनका औपनिवेशिक हित क्या है, उनका औपनिवेशिक हित किसमें नहीं है, क्या करने से उनकी औपनिवेशिक हितों की पूर्ति होगी, राइट। अब ये तो दीवानी व्यवस्था की बात मैंने कर लिया। अब फौजदारी व्यवस्था में ये क्या परिवर्तन करते हैं, मैंने आपको बताया था कि फौजदारी व्यवस्था में वारेन हेस्टिंग्स ने कुछ व्यवस्था नहीं किया, लेकिन अब ये क्या करेंगे कि फौजदारी व्यवस्था को समाप्त कर देगा और सर्किट अदालत स्थापित करेगा। ये क्या करेगा, सर्किट सर्किट जो अदालत है उसको स्थापित करेगा। साथ ही साथ देखो, जो सदर निजामत अदालत को क्या करेगा, वापस लाकर गवर्नर जनरल के काउंसिल के निगरानी में ही इसको रख लेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, ये तमाम जो व्यवस्थाएं की जा रही है इसको आप लोग पढ़ो। अगर ब्रिटेन में कोई जन्मा व्यक्ति है तो उस पर ये तमाम व्यवस्थाएं लागू नहीं होगी। अगर वो कोई अपराध भी करता है तो उसका जो अपराध के लिए उसके जो एक्शंस किए हैं उसके लिए जो उस पर कानून चलेगा, उस पर जो न्यायिक कार्रवाई होगी वो ब्रिटेन में होगी, भारत में नहीं हो सकती। ये देखो, ये डिस्क्रिमिनेशन है, समानता नहीं है। एक ब्रिटेन और भारतीयों के बीच की जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिवीजन है, वो आप लोग यहां पर देखो। तीसरा, इसका थीम क्या था, अगर आप लोग इसके थीम को देखोगे ना, पहली बात, भारतीयों की पूरी व्यवस्था से अलग। आप लोग देखो, मैंने बता दिया यहां पर जज यूरोपीय ही हो सकते हैं, भारतीय नहीं हो सकते हैं, हो गया। दूसरा, नस्लीय श्रेष्ठता की दावा करता है। और नस्लीय श्रेष्ठता कैसे, भाई आप ब्रिटेन में जन्मा कोई भी व्यक्ति पर कोई भी कानून यहां पर लागू नहीं होगा। नस्लीय डिस्क्रिमिनेशन तो है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो है, सिर्फ भारतीयों क्यों, अपराधी का ना कोई रेश होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है। ये तो आधुनिकता की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो फिर आप कैसे आधुनिक कोई कर्नवालिस और ब्रिटिश कि आप लोग अपराधी के संदर्भ में भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हो। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इसलिए कर रहा है क्योंकि यूरोप का मानना था कि अब हम लोग क्या हैं, सभ्य हैं, नागरिक हैं, सब समाज संपन्न लोग हैं, राइट। इस आधार पर वो क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो ये बातें हो गई आपको। तो यहां तक कर्नवालिस के बारे में बात कर लिए। और अब आते हैं, देखो ये भारत का
मानचित्र है। आपको पता है ये आपको डिस्क्रिमिनेशन करता है, ये मध्य रेंज है और ये आपका है बंगाल। और हम जो ये चरण पढ़ रहे हैं, ये चरण पढ़ रहे हैं वाणिज्यवाद का समय, वाणिज्यवाद का समय पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त यहां लागू होता है। तो जहां अस्थाई बंदोबस्त लागू होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलग हैं। यहां पर उन्होंने जो भारतीय समाज के साथ संबंध स्थापित किया उसमें जमींदारों को कुछ ज्यादा ही सम्मान, कुछ ज्यादा ही पावर दिया। लेकिन जब ये लोग आते हैं साउथ में तो यहां पर क्या करते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करते हैं। और इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में डायरेक्ट उनका संबंध किससे होता है, डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट संबंध हो रहा है किसान से। तो इनकी व्यवस्थाएं अलग है। होना तो ये चाहिए दोस्तों कि चूंकि ये ब्रिटिश भारत का ही हिस्सा है तो ये जो न्यायिक व्यवस्था बंगाल में लागू है वही मद्रास में भी, वही बंबई में भी लागू कर देते। आदर्श स्थिति तो यही है। लेकिन जो नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है वो डिफरेंट है दोनों रीजन में। यहां पर बंगाल के क्षेत्र में जो शोषण करने का साधन क्या है, यहां पर बंगाल के क्षेत्र में शोषण करने का साधन अस्थाई बंदोबस्त है, जबकि यहां पर रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो शोषण करने का साधन रैयतवाड़ी व्यवस्था है, अलग अलग है। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास अभी स्टार्टिंग लैंग्वेज में ही बता दिया था लेक्चर में ही कि जैसे जैसे इनकी शोषण करने की प्रक्रिया परिवर्तित होगी, शोषण की प्रक्रिया परिवर्तित, वैसे वैसे इनके रूल्स, इनके पॉलिसीज परिवर्तित होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग देखेंगे आगे कि नॉर्थ इंडिया में इनका जुडिशियल सिस्टम कुछ अलग तरीके से वर्क करता है और साउथ इंडिया में इनका जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है उसमें इन्होंने कुछ अलग ही काम किया है। तो अब हम लोग इस बीच में साउथ इंडिया में ये लोग क्या रूल्स अपनाते हैं, किस तरह की पॉलिसी अपनाते हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट संबंध है किसानों से, डायरेक्ट संबंध है किसानों से दोस्तों। तो आप देखो व्यवस्था के और अधिक भारतीयकरण करने का प्रयास किया गया, जबकि नॉर्थ इंडिया में क्या किया गया है, यूरोपीयकरण करने का प्रयास किया गया है। वहां पर उनका डायरेक्ट संबंध जनता से नहीं था, उनका डायरेक्ट जो शोषक का तंत्र था जमींदार, जमींदार के बीच में ही था। नॉर्थ इंडिया में आप देखो, नॉर्थ इंडिया में एक दो जमींदार हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई और ये किसान हो गए। जबकि अगर आप साउथ इंडिया में देखो तो ये आपको ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई और फिर यहां पर किसान। तो यहां पर जो उनका संबंध है ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच में है, जबकि यहां पर आम जनता से है उनका संबंध है। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, भारतीयकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। डिफरेंस पता चल गया आप लोगों को कि कैसे उनका सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन में परिवर्तन होने के साथ साथ उनकी पॉलिसीज किस तरह से बदल जाती है। कहीं वो लोग यूरोपीयकरण पर बल देते हैं तो कहीं भारतीयकरण पर बल देते हैं। ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया के लोगों से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है, नहीं। इसका कारण एकमात्र है कि साउथ इंडिया में उनकी व्यवस्था अलग है और उस व्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए उनको पॉलिसीज बनानी है। वो तो हमेशा यही करेंगे कि जो व्यवस्था होगी, जो व्यवस्था होगी उसी के समर्थक नीतियां बनाएंगे। बस उनका थीम, अगर पॉलिसीज है, अगर 1765 से लेकर 1947 तक की जो नीतियों का एक थीम हम बोल दें
वो थीम यही है, आप लोग इसको याद कर लो। जिस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, जिस तरह की शोषण की प्रक्रिया होगी, उसी के समर्थन में, उसी के समर्थक सपोर्टर उनकी क्या होंगी, नीतियां होंगी, राइट। और यहां पर भी कलेक्टर को दोनों चीजें दी गई। यहां पर भी सेंट्रलाइजेशन साउथ इंडिया में भी किया गया। तो आप देखो ये साउथ इंडिया में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो परिवर्तन, न्याय की जब हम व्यवस्था बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो इसमें दो चीजें वर्क करती हैं। एक तो अदालत यानी कि संस्था, और दूसरा विधि। विधि को लेकर के मैंने आपको बता दिया कि हिंदू विधि लॉ, मुस्लिम विधि लॉ 1775, 76, 77 में, 78 में वो लोग बना चुके हैं। लेकिन अब और भी 1833 के चार्टर एक्ट में और भी कुछ अमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। और वो वाकई में जो 1833 के बाद जो व्यवस्था लागू की जाएगी, अभी भी वही व्यवस्था लागू है। जैसे आप लोग देखिए, कानून का कोडिफिकेशन करने के लिए आपको पता है कि मैकाले समिति का गठन किया गया है 1833 एक्ट के जरिए, राइट। एक विधि आयोग का गठन किया गया था मैकाले के नेतृत्व में। कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया, जिसका हेड कौन था, मैकाले था, राइट। और 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए क्या किया गया, भारतीयों के न्यायिक पद और खोलने का प्रयास किया गया। और ये जो विधि आयोग है दोस्तों, 1833 में इसका गठन किया गया था, और ये इसने 1837 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। 1837 में मैकाले जो आयोग है, मैकाले आयोग ने 1837 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर जो कॉडिफिकेशन किया गया रूल्स का, लॉज का, वो ये किया गया। देखिए 1859 में नागरिक कानून संहिता, सिविल लॉज। सेकंड 1860 में आईपीसी, यही आईपीसी अभी भी चल रही है। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुआ है, बहुत सारे रूल्स को हटा दिया गया है, अलग बात है, लेकिन यही चल रहा है। और 1862 में सीआरपीसी, आपराधिक जो संहिता होता है, उसको भी क्या किया गया, क्रिमिनल लॉज, राइट। तो ये तीनों का क्या किया गया, कोडिफिकेशन किया गया। तो अब तक हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह संस्था, न्यायालय, एक अदालत नाम की संस्था का विकास हो रहा है। दूसरा हम ये भी देखे हैं कि जो विधियां हैं, उन विधियों का किस तरह से क्या हुआ है, विकास हुआ है। और तीसरा हम जब इसका प्रभाव देखे हैं, तो इसमें साथ साथ में मैंने आपको ये बताते चला हूं कि किस तरह से ये एक शोषण का तंत्र है, कैसे ये भारतीयों का क्या किया जा रहा है, एक डिफरेंशिएशन, एक डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ओके, तो आई थिंक अभी तक आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। और इसमें तो अब कुछ राइट, चलो, तो ये हम न्यायालय के बारे में पढ़ लिए। लेकिन अगर हमको प्रभाव समझना है, तो हम इसको दो दो रूपों में पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला, हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि मुगल काल में न्याय सिस्टम कैसा था। और दूसरा, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बैनर तले जो यूरोपियंस आ रहे हैं, ब्रिटिश आ रहे हैं, तो इन्होंने किस प्रकार से एक विधिक परिवर्तन किया। ठीक है, देखो मुगल काल में आपको पता है कि जितनी भी व्यवस्थाएं थी, तो जो न्याय पद्धति था, इस न्याय पद्धति में विविधता था। विविधता धर्म के आधार पर विविधता थी, व्यक्तित्व के आधार पर विविधता थी, राजा के सोच के आधार पर। तो इस तरह की विविधता देखने को मिलती है। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी में आप लोग देखोगे, तो एक समरूप व्यवस्था देखने को मिल रही है। और यह समरूप का कारण क्या है,
क्योंकि इन्होंने कोडिफिकेशन करने का काम किया है। दूसरा आप देखो, जितने भी पर्सनल लॉज होते हैं, जितने भी पर्सनल लॉज हैं, पर्सनल नियम है, वो धर्म के आधार पर है। मुस्लिमों के लिए अलग है और हिंदुओं के लिए अलग है। अभी आप देख लो, अभी भी हम क्या बात करते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सल सिविल कोड की बात करते हैं, यूसीसी की बात करते हैं, एकल नागरिक संहिता की बात करते हैं, लेकिन अभी भी हमारा समाज क्या है, पर्सनल लॉज के संदर्भ में अलग अलग है। पर्सनल लॉज में एक समरूपता भारत में अभी भी नहीं है। हालांकि जो सरकार है उसका प्रयास है कि क्या किया जाए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग क्या करते हैं कि जो न्यायिक व्याख्याएं हैं, आपको पता है न्यायिक व्याख्याओं का क्या कर रहे हैं, वो लोग लिखित आदेश देने की बात कर रहे हैं। और इसके जो यूरोपीय व्यवस्था है, इससे भारतीय जो है अभी भी परिचित नहीं है। भारतीय इससे परिचित नहीं है, इससे अनजान है, और ये इनके समझ से बाहर की बात है, अबूझ लगती है। तीसरा, और इसी का परिणाम क्या होगा, इसी का परिणाम क्या होगा कि ये व्यवस्थाएं कितना भी प्रोग्रेसिव क्यों ना हो, कितना भी ये व्यवस्थाएं जो है कितना भी प्रोग्रेसिव हो, कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो, आधुनिकता का पैरामीटर क्यों ना हो, लेकिन ये दूरी पैदा करेंगे। भारतीय जो समाज है, भारतीय वर्ग है, वो इससे क्या हो जाएगा, दूरी पैदा हो जाएगा। जबकि ये भले ही कंजर्वेटिव है, लेकिन यहां से नजदीकी है, और नजदीकी किस सेंस में, एक्सेस है। अगर इनको कोई इश्यूज हो रहा है तो ये वहां पर पहुंच सकती है, जा सकती है। हिंदू, मुस्लिम, आम समाज के लोग भी जा सकते हैं, जा करके न्याय की अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन यहां पर समझ में नहीं, कुछ नहीं आएगा, क्या न्याय की बात करेंगे। ओके, तो इस तरह से आप लोग देखो, तो इस तरह से एक डिफरेंशिएशन, ये नजदीकी क्यों है, क्योंकि ये सरल है। ये सरल क्यों है, क्योंकि ये जो धर्म आधारित व्यवस्था थी, इससे ये लोग अब बहुत ही परिचित थे, जबकि ये उनकी समझ से बाहर की बातें थी। राइट, तो ये देखो, ये जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के तत्व आप लोग यहां से देख सकते हो। और यही बातें होंगी हिंदू मुस्लिम, जो कुछ भी अन्य एग्रीकल्चर के, एग्रेरियन क्राइसिस होगा, एग्रेरियन रिवोल्ट होगा, पीजेंट मूवमेंट होगा। राइट, तो ये देखोगे, इसका कारण यही है, यहां इनको न्याय नहीं मिलेगी, यहां इनको दूरी बढ़ते जा रही है। और जहां दूरी बढ़ेगी, जहां न्याय नहीं मिलेगा, वहां पर तो रिवोल्ट होगा ही ना, वहां पर तो पीजेंट मूवमेंट जैसा होगा ही, ट्राइबल मूवमेंट होगा ही। तो आज के क्लास में चूंकि लाइव भी नहीं है, तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, और कल फिर हम लोग, कल सुबह में आप लोग को फिर अगेन बता दूं, कल सुबह 10 बजे 10 AM एंड फिर 6 PM, दो क्लासेस होंगे। 10 AM में मैं अपने एक अलग में आऊंगा, मैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मध्ययुगीन शासकों की दक्षिण नीति, और 6 PM में हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, इसी को आगे पढ़ाएंगे। थोड़ा सा इसमें कुछ और डिस्क्रिमिनेशन, कुछ क्वेश्चन लेंगे, एंड देन फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो इनफैक्ट ये मुझे लगता है कल ये तमाम इश्यूज क्रिएट सॉल्व हो जाएगा। तो फिर कल हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे, और फिर वैसे ही जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें आप लोग, मैं आपको और बता दूं, ये अभी जो लेक्चर प्रीमियर होगा, तो मैं आप लोगों के साथ अवेलेबल रहूंगा चैट में। मैं आप लोगों के प्रत्येक सवालों का जवाब दूंगा, आप लोग सवाल पूछिए, बिल्कुल ही लाइव जैसा ही वो सेशन होगा। क्योंकि ये गलती ऑब्वियस सी बात है, टेक्निकल फॉल्ट है, तो इसमें आप लोग को किसी भी तरह की कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी प्रेजेंस बिल्कुल 100% अनिवार्य है, मैं रहूंगा। ओके, तो दोस्तों, आप लोग इस जो टेलीग्राम, ये जो
प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही ये घंटी बजा दीजिए ताकि कोई भी नया लेक्चर हो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये मेरा आप टेलीग्राम ग्रुप देख रहे हो, इसको क्या करो, ज्वाइन कर लो, पीडीएफ वहीं पर मिलेगा, राइट। और अगर कोई भी इशूज हो रही है, आप लोग संदीप पॉइटी रेफरल कोड यूज करो, क्योंकि इसके जरिए ही आप लोग को भी फायदा होगा, आप लोग को मुझसे जुड़ने का, संदीप से जुड़ने का फायदा मिलेगा, और मेरे अनुभवों का लाभ उठा करके भी आप लोगों को एक सफलता सुनिश्चित करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग कल सुबह 10 बजे मिलेंगे एंड देन फिर शाम को 6 बजे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।